कैंडिडेट है जिसने अपने बोर्ड्स में 96-97% यहाँ पर स्कोर किया, लेकिन सीयूटी में उसका जो पूरा प्रिपरेशन है वो या तो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। ऐसे भी स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बोर्ड्स में थोड़ा कम स्कोर यहाँ पर किया है, लेकिन सीयूटी में उनका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स जो है वो उनको यहाँ पर मिला। कि सीबीएसई कभी ये नहीं चाहेगा कि उनका रिजल्ट यहाँ पर खराब हो, पेपर को उसी तरीके से डिजाइन करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने एग्जामिनेशन में सक्सीड यहाँ पर हों। सीयूटी में ऐसा नहीं है। सीयूटी में हो सकता है कि सारे क्वेश्चन मॉडरेट के हो जाएं, सारे क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लेवल वाले हो जाएं। देखो, तुमने तो मुझसे सिर्फ केवल 3 मिस्टेक्स यहाँ पर पूछी है, मैं तो और भी बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो यहाँ पर काउंट करा सकता हूँ। पहली जो सबसे बड़ी मिस्टेक आपको देखने को मिलती है वो ये है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। तो आज है हमारे साथ अभिषेक पांडे सर, जो कि हैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के एक्सपर्ट। तो आप लोग के जो डाउट्स आ रहे थे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को लेकर कि एक बच्चा जो अभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो कैसे इसको मैनेज कर सकता है सीयूटी यूजी एग्जाम के साथ, तो आपने अपने डिफरेंट डाउट्स यूट्यूब कमेंट के थ्रू, इंस्टाग्राम डीएम के थ्रू हमसे पूछा था। तो सारे आपके डाउट्स आज हम अभिषेक पांडे सर से पूछेंगे और आपके सारे डाउट्स सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन कि एक बच्चा जो अभी सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो कितना उसका डिफरेंट अप्रोच रहनी चाहिए बोर्ड्स एग्जाम से? देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, दोनों एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो दोनों डिफरेंट है। एक जगह पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर करना है और दूसरी जगह पर आपको एमसीक्यूज के हिसाब से अपने माइंडसेट को डेवलप करना है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक कैंडिडेट है जिसने अपने बोर्ड्स में 96-97% यहाँ पर स्कोर किया, लेकिन सीयूटी में उसका जो पूरा प्रिपरेशन है वो या तो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया है ना, या वो एग्जामिनेशन के प्रेशर में आ गया, तो उसका ओवरऑल स्कोर जो है वो रिड्यूस हुआ। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बोर्ड्स में थोड़ा कम स्कोर यहाँ पर किया है, लेकिन सीयूटी में उनका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स जो है वो उनको यहाँ पर मिला। ये जो पूरा का पूरा गेम होता है, ये होता है माइंडसेट का। कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमने अगर बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर ली है तो हमारा सीयूटी एग्जामिनेशन जो है वो एकदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर यहाँ पर हो जाएगा। वो अभी भी जो है वो अपने स्कूल टीचर्स पे यहाँ पर रिलाई कर रहे हैं। गलत बात भी नहीं है, मैं भी उनकी जगह पर होता तो इसी तरीके से यहाँ पर काम करता। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सीयूटी एग्जामिनेशन जो है वो नया है। पहली बार 2022 में ये एग्जामिनेशन हुआ था। अभी भी लोगों को ये लगता है कि जैसे बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो सीयूटी एग्जामिनेशन में भी आएंगे, जो मुझे लगता है कि एक गलत माइंडसेट है। जब एग्जामिनेशन अपने इवॉल्व होने की स्टेज पे होता है तो उसमें ईयर बाय ईयर हम बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर देखते हैं, और उन चेंजेस को जानने के लिए, समझने के लिए आपके पास एक मेंटोर का होना ज़रूरी है जो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एक्सपर्टीज़ यहाँ पर रखता हो और आपकी हेल्प यहाँ पर कर पाए। सबसे पहली जो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है वो ये आती है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं वो लिमिटेड हैं, है ना, कि भैया हमें ये क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर लगा लिए और उनके बेसिस पे हमने आंसर कर लिया। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल साइंस में जैसे एक चैप्टर है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसे आप नई एनसीईआरटी में कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर बोलते हैं। तो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, चाइना है, जैसे मान लो कि ये 3 टॉपिक्स हैं। अब इस साल अगर मान लो कि यूरोपियन यूनियन आया है तो अगले साल नहीं आएगा वो, अगले साल या फिर आसियान आएगा या तो चाइना यहाँ पर आएगा। तो बच्चे उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर चीज़ों को एक्सपेक्ट कर लेते हैं और केवल उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। सीयूटी में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पर पिछली बार पूछा गया था, इस बार कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाए। एनसीईआरटी को पढ़ना जो है वो यहाँ पर क्या है कि एक बहुत ट्रेंड है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन हमको ये भी बात यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी को होलिस्टिक तरीके से यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल दूंगा, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक सवाल यहाँ पर आया हुआ है प्रीवियस पेपर में। उसमें उन्होंने ये पूछा कि भाई जब इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में यहाँ पर चेंज हुई, उस टाइम पीरियड पर हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कौन थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे होंगे उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। तो ये क्या होता है कि ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आपको वो ईयर बता रहे हैं 2014, तब हमको ये बताना चाहिए कि उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मोदी जी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपको सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा कि कभी अनएक्सपेक्टेड सी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाती है तो भी चीज़ों को पढ़े। जैसे सर अभी एनसीईआरटी की बात आई, तो क्या एनसीईआरटी ही इनफ है मतलब ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, या उसको कोई अलग से स्टडी रिसोर्स फॉलो करने चाहिए या उसकी तरफ जंप करना चाहिए? जितना मैंने यहाँ पर 2022 से अभी 25 तक मैंने पेपर्स देखे हैं,
और शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं। मैं अभी भी ये कह सकता हूँ कि 95 to 97% जो आपका सिलेबस है, जो क्वेश्चन है, वो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी मैं 2-3% को लेकर जो है वो थोड़ा डाउट में रहता हूँ, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर पूछ ली। अगर हम लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें, मतलब आप कोई दूसरा सोर्स मत करो, मतलब कई सारे मार्केट में जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं कि बुक्स वगैरह यहाँ पर आती हैं, गाइड वगैरह यहाँ पर आती हैं, तो लोगों को ये लगता है कि केवल इसको ही पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है कि किसी को उस चीज़ से बेनिफिट यहाँ पर मिल जाए, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को अगर ये चाहते हैं कि भाई मुझे सीयूटी एग्जामिनेशन में बेनिफिट हो, तो मेरे लिए जो सबसे रामबाण यहाँ पर एक सोर्स है वो एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी में भी मैं ये बोलूँगा कि जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। जैसे 2025 के पेपर में ना पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, और उस क्वेश्चन में उन्होंने एक चैप्टर है यूएस हेजेमनी इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जो सीयूटी के सिलेबस में नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि इस तरीके के कोई क्वेश्चन यहाँ पर आ जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया तो हम अब पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने लग गए, ये सब करने लग गए। उसका कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो आपसे नहीं बनाए तो आपकी शिफ्ट में किसी से नहीं बनाए। और अगर आप उसको क्लेम करोगे कि भैया ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसको वो रैशनलाइज भी कर देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरीके से है, कौन कौन सी चीजें किस तरीके के एग्जामिनेशन में किस फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो कि कहीं पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आ सकती है तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स आपको बताए, जैसे मैं सोशियोलॉजी की भी बात करूंगा। सोशियोलॉजी में अलग अलग तरीके के टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कम्युनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, संस्कृताइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है। ये मैंने आपको कुछ टर्म्स यहाँ पर काउंट कराए। सोशियोलॉजी में पैटर्न ये है कि आपको एग्जाम्पल देंगे कि भैया ये एग्जाम्पल है, अब आप मुझे ये बताओ कि सोशियोलॉजी के किस टर्म के साथ ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है वो एसोसिएटेड है। और एग्जाम्पल्स या ऑप्शंस जो आपको मिलेंगे वो सबसे मिलते जुलते हैं। अगर मैं किसी से भी पूछूं अभी कि भाई मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि मॉडर्नाइजेशन में हम क्या बोलें, वेस्टर्नाइजेशन में हम यहाँ पर क्या बोलें, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। वो चीज हमको ध्यान रखना है। सोशियोलॉजी में जैसे अगर आप देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन एज ए सोशल चेंज, फिर उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सोशल चेंज, फिर इसके बाद मास मीडिया कम्युनिकेशन, फिर मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। ये चैप्टर बोर्ड्स में नहीं है। इसका मतलब ये है कि साल भर बच्चा इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को नहीं पढ़ेगा, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इन चैप्टर्स के ऊपर भी उतनी तरीके से आपको फोकस करना है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड, ताकि आप एग्जामिनेशन में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी जो है वो सफिशिएंट है। और अगर आप एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो, नोट मेकिंग करते हो, एनसीईआरटी में किस तरीके की चीज किस तरीके के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज समझते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एग्जामिनेशन में आपको कोई जो है वो रोक नहीं पाएगा और एनसीईआरटी आपको डेफिनेटली सक्सेस यहाँ पर दिलाएगी। तो जैसे सर आपने 2022 से 2025 तक अभी तक सीयूटी के मतलब सारे फेजेस देखे, तो आपके एक्सपीरियंस से ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो हर ह्यूमैनिटीज का बच्चा करता है और इस कारण से उसको स्ट्रगल फेस होती है सीयूटी एग्जाम में और उसका स्कोर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता है? फिर देखो, तुमने तो मुझसे सिर्फ केवल 3 मिस्टेक्स यहाँ पर पूछी है, मैं तो और भी बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो यहाँ पर काउंट करा सकता हूँ। पहली जो सबसे बड़ी मिस्टेक आपको देखने को मिलती है वो ये है कि जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, बिना उसको समझ के एग्जामिनेशन के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट है उसको बिना समझे हुए आप हर चीज को मगअप करने की यहाँ पर कोशिश करते हो, याद करने की कोशिश करते हो। देखो, आपको सारी चीजें याद नहीं हो पाएंगी। पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक है, हिस्ट्री में 3 बुक है, सोशियोलॉजी में 2 बुक है, ज्योग्राफी में भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने हैं, साइकोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सारी चीजें हम याद कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और लोगों को जब याद नहीं होता है ना तो लोग टेंशन में यहाँ पर आते हैं कि सर हमको याद ही नहीं हो रहा है, कोई शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बता दो। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट मेरे सक्सेस भी यहाँ पर जिनको मिली है उनका भी सेम अप्रोच है कि चीजों को ना मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। जब आप रिवाइज करोगे ना तो ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तरह नहीं है, वहां पर 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही आंसर है। अगर तुमने मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिवाइज किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीजें ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। पहली मिस्टेक सब चीजों को याद करने वाली, कि हम सारी चीजों को यहाँ पर याद करेंगे, क्योंकि
इसमें उनका भी कोई जो है वो यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि प्रॉब्लम है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हम चीज़ों को याद करवाने के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर करना। आप सीयूटी का सिलेबस अगर आप डाउनलोड करोगे तो यू विल रियलाइज कि इसमें एक लाइन में तो चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और अगर मान लो कि सर आप ये बोल रहे हो कि एनसीईआरटी के उस चैप्टर को पढ़ लो तो उससे आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है, वो मान लिया, लेकिन किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में यहाँ पर पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा? ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर इग्नोर जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर होता है कि मॉक टेस्ट का अटेम्प्ट ना करना। और इसी में एक पॉइंट और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस ना करना। ये दोनों चीजें एक साथ यहाँ पर रहेंगी। कई लोगों को लगता है कि अरे हम तो बोर्ड के टॉपर हैं, हम तो स्कूल में हमेशा से टॉप किया है हमने, और बोर्ड के एमसीक्यूज अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो एकदम लड्डू टाइप के होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि बोर्ड में बहुत डिफिकल्ट चीजें हो गई, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर बनता है ना उसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सीबीएसई कभी ये नहीं चाहेगा कि उनका रिजल्ट यहाँ पर खराब हो। सीबीएसई पेपर को उसी तरीके से डिजाइन करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने एग्जामिनेशन में सक्सीड यहाँ पर हों। तो इसका मतलब है कि एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के भी होंगे, कुछ इजी लेवल के भी होंगे। सीयूटी में ऐसा नहीं है। सीयूटी में हो सकता है कि सारे क्वेश्चन मॉडरेट के हो जाएं, सारे क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लेवल वाले हो जाएं। वैसे ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनके पास एक नंबर ऑफ क्वेश्चन का चंक्स हैं, उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और जब मैं मॉक टेस्ट यहाँ पर बोलता हूं अटेम्प्ट करने को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसे मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर दो कि आपका स्कोर ही ना आए, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे टेस्ट बनाते हैं कि बच्चों का स्कोर ही ना आए, बच्चों को लगे कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर वो लोग उसके यहाँ पर क्या करें कि उनके साथ जो है वो गाइडेंस लेने के लिए बच्चे यहाँ पर भागे। मॉक टेस्ट वो होता है, सही मॉक टेस्ट वो होता है जिसमें स्टूडेंट उस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको अटेम्प्ट करे और लिमिटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि इंटरव्यू में बोलेंगे कि 50 मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पर लगाए थे एक सब्जेक्ट के। पॉसिबल नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्टिव नहीं होता है। और तीसरी चीज जो यहाँ पर मिस करते हैं वो लोग, ये सोचते हैं कि भाई मॉक का एनालिसिस जो है वो यहाँ पर नहीं करते हैं। गलतियां कहाँ पर हो रही हैं उनका बस ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओ, जो मुझे लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है। आपको यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि आप एक एक्सेल शीट जो है वो मेंटेन करो। मॉक टेस्ट नंबर 1 कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कितने गलत हुए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने गलत हुए, क्या तुमने उस पर्टिकुलर पेपर का जो है वो रिवीजन किया था, क्या वो चैप्टर तुमने अच्छे से पढ़ा था, इसकी टेबल बनाओ। जब आप 40 मॉक यहाँ पर पढ़ोगे और जब आप पेपर देने जाओगे उस टाइम पीरियड पर, जब उस शीट को आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि तुम कहाँ पर लैग कर रहे हो और किस चीजों को जो है वो तुम्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये मुझे लगता है कि ये 3 मेजर पॉइंट हैं जो मैंने डिस्कस किए। पहली बात मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट ना करना, उसका एनालिसिस यहाँ पर ना करना, एक ये चीज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर इग्नोर करना। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि हर डेटा को मगअप करना। ये 3 मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड तो आप सब चीजें मैनेज कर लोगे, लेकिन इन तीनों चीजों के ऊपर अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम जो है वो सीयूटी की प्रिपरेशन में देखने को मिलेगी। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे बच्चा बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन करता है दिसंबर तक, अभी लगभग दिसंबर जनवरी तक लगभग बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, तो उसको प्रिपेयर करता है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, क्योंकि बोर्ड्स में वही इंपॉर्टेंट होता है। फिर सडनली उसको चेंज करना पड़ता है एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न में। तो ये ट्रांजिशन होता है, इसमें बच्चा कई बार फेल हो जाता है, नहीं कर पाता इस ट्रांजिशन। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग उसमें क्या उसकी अप्रोच रहनी चाहिए? मुझे देखो एक ऐसा लगता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि कोई एग्जामिनेशन है तो उसमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन है ना, पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, पहले मेंस कर लेते हैं, पहले मेंस कर लेते हैं, प्रीलिम्स कर लेते हैं। इसी डाउट में बहुत सारे लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाते हैं। सीयूटी की प्रिपरेशन जो है वो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है। आपको अपने बोर्ड्स के लिए, अपने सीयूटी के लिए जो है वो साथ साथ में प्रिपेयर करना है। बिकॉज बोर्ड्स के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप चैप्टर को रीड करोगे, चैप्टर रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर यहाँ पर लिखने हैं। सीयूटी में भी तो आप सेम चीज करोगे ना, कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि पूरा चैप्टर पढ़ना है। अभी अगर मान लो कि बोर्ड्स के लिए आप लिमिटेड इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो, सीयूटी के लिए आप उसी चैप्टर को थॉरली पढ़ लो, और आपको कोई ये बताने वाला होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि भैया देखो ये चीज सीयूटी में आ चुकी है, ये एक्सपेक्टेड है सीयूटी में पूछी जा सकती है, वही नोट कर लो, वही उसको हाईलाइट कर लो। सीयूटी के लिए कोई नोट्स थोड़ा ना बनाने होते हैं,
वो आपकी एनसीईआरटी ही आपका नोट्स है, बस उन्हीं को हाईलाइट करो, स्टिकी नोट्स लगाओ। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम भूल जा रहे हो, तो उसको आप यहाँ पर नोट करना शुरू कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ में प्रिपरेशन जो है वो लोग नहीं करते हैं। कई लोगों को लगता है कि बोर्ड्स ही कर लेंगे, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर सक्सीड हो गए होंगे और वो उसी तरीके की बातें यहाँ पर अपने जूनियर्स को भी बता रहे हैं, जो चीज यहाँ पर गलत है। हो सकता है कि कुछ लोगों को बेनिफिट मिले इस अप्रोच का, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर आपको जनरल टेस्ट भी करना है, फिर आपको इंग्लिश भी यहाँ पर करना है। तो वो तो सीयूटी एग्जामिनेशन अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे एफर्ट के साथ, आप अच्छे स्कोर के साथ अच्छे कॉलेज को यहाँ पर अचीव करो, तो वो तो साल भर की प्रिपरेशन आपको मांगेगा ही। और साल भर की प्रिपरेशन जब मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 7-8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। आप स्कूल जा रहे हो, फेयरवेल अटेंड कर रहे हो, दोस्तों के साथ अपनी मेमोरीज यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हो, उसी को थोड़ा सीयूटी ओरिएंटेड यहाँ पर पढ़ लो। अब जब आपका दिसंबर तक आपने इस अप्रोच से पढ़ाई करी, तो आपका बोर्ड्स भी प्रिपेयर हो गया, आपका सीयूटी भी प्रिपेयर हो गया, लेकिन आपको कुछ एडिशनल टाइम यहाँ पर निकालना पड़ेगा जिसमें डिलीटेड चैप्टर जो सीयूटी में आ रहे हैं, जो बोर्ड्स में नहीं है, वो पहले से ही पढ़ लो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं भैया हम तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इनको बाद में ही पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो लास्ट में थोड़ा सा चैलेंजिंग यहाँ पर हो जाता है। तो उनको कवर कर लो। आपने ये सब चीजें कर ली, दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो गया। फिर आप वो प्री बोर्ड वाले गेम में फंस जाओगे, फिर आपका बोर्ड्स वाला पेपर आ जाएगा, फिर वो फेयरवेल वगैरह ये सब चीजें यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो आप ये मान लो कि मार्च लास्ट तक जो है वो आपका बोर्ड्स का एग्जामिनेशन कवर होगा। इसके बीच में अगर किसी एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा गैप मिल गया है तो सीयूटी ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हो, जो पॉसिबल होती नहीं है, क्योंकि जब तुम 12th में थे, मैं 12th में था, तब भी हम इसी अप्रोच के साथ जो है वो जाते थे कि बोर्ड्स में अच्छे से हमें करना है, बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे। फिर इसके बाद जब आप मार्च के बाद अप्रैल मई वगैरह में यहाँ पर आओगे ना, तो ये पूरा का पूरा टाइम जो है ये आपका प्रैक्टिस वाला है, यहाँ पर हो गया, रिवीजन वाला यहाँ पर हो गया। और जब आप दिसंबर तक भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मंथली मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं वो अटेम्प्ट करते रहने चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी एक ही चीज को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ते रहोगे और आप सोचोगे कि इस टाइम पर केवल यही चीज करेंगे, इस टाइम पर केवल यही चीज करेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वो चैलेंजिंग यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो सीयूटी के लिए ओवरऑल प्रिपरेशन यहाँ पर होगी और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट भी जो है वो यहाँ पर फील करोगे। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, सारे के आपको आंसर मिल गए होंगे। थैंक यू अभिषेक सर, आपने सारे बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर किए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा उस दोस्त के साथ जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का है और स्ट्रगल कर रहा था, उसको भी सारे क्वेश्चन के डाउट थे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे पॉडकास्ट के साथ, किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।